तो व्हाट इज द पे ऑफ चार्ट फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पे ऑफ क्या होता है? ठीक है। तो पे ऑफ क्या होता है पहले ये जाना। पे ऑफ ऑन अ पोजीशन इज लाइक प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, दैट वुड एक्योर टू मार्केट पार्टिसिपेंट विद चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट एट एक्सपायरी। ठीक है, आप अगर एक्सपायरी तक अंडरलाइंग असेट्स को रखते हो अपने पास, तो या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है। तो पे ऑफ डायग्राम ग्राफिकल जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कई बार इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो रिप्रेजेंट शोइंग द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या होता है, अंडरलाइंग असेट्स के प्राइस। और वाई एक्सिस में होता है लॉस, प्रॉफिट या लॉस, क्या हुआ आपको। ठीक है। तो पे ऑफ चार्ट फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है इन द केस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट पोजीशन हैज अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस पोटेंशियल होता है। पे ऑफ कैसा होता है फ्यूचर का, या तो अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा या अनलिमिटेड लॉस होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर पे ऑफ फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लीनियर पे ऑफ होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, जैसे आपने बाय किया 100 के प्राइस पे। ठीक है, अगर प्राइस जितना ऊपर जा रहा है उतना आपका प्रॉफिट। मान लो एक्सपायरी वाले दिन 150 पहुंच गया, तो 50 रुपीज प्रॉफिट। और मान लीजिए जस्ट रिवर्स, जीरो चला गया तो आपको लॉस भी वैसे ही होगा। ठीक है। सेम शॉर्ट फ्यूचर में क्या होता है, जितना नीचे जाएगा उतना आपका प्रॉफिट, और जितना लॉस होगा, यानी कि जितना ऊपर जाएगा उतना लॉस। ठीक है। तो ये सिंपल सा है, पे ऑफ लीनियर पे ऑफ होता है। ओके। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर प्राइसिंग। फ्यूचर प्राइसिंग कैसे होती है, तो प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिसाइड होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडरलाइन। ठीक है, कोई सिंगल वे नहीं है प्राइस डिसाइड करने का। डिफरेंट असेट की डिफरेंट डिमांड एंड सप्लाई पैटर्न होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कैश फ्लो होता है। तो दिस मेक इट डिफिकल्ट टू डिजाइन अ सिंगल मेथोडोलॉजी फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्राइस फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मार्केट पार्टिसिपेंट यूज डिफरेंट मॉडल फॉर फ्यूचर प्राइसिंग। ठीक है। तो दो टाइप के मॉडल्स होते हैं, एक होता है कॉस्ट ऑफ कैरी और एक्सपेक्टेशंस मॉडल। तो कॉस्ट ऑफ कैरी को आल्सो नोन एज नो आर्बिट्राज मॉडल कहा जाता है। कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल को क्या कहा जाता है, नो आर्बिट्राज मॉडल। दिस मॉडल एज्यूम दैट इन इफिशिएंट मार्केट आर्बिट्राज की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। ठीक है, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, देयर इज अन अपॉर्चुनिटी टू मेक ड्यू टू मिस प्राइसिंग, यानी कि मिस प्राइसिंग से आप पैसे नहीं बना सकते इफिशिएंट मार्केट में। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आर्बिट्राजर क्या होता है, अगर मिस प्राइसिंग होती है तो आर्बिट्राजर स्टार्ट कर देते हैं प्रॉफिट बनाना मिस मिस प्राइसिंग से। ठीक है। तो ट्रेडिंग कंटिन्यू अंटिल द प्राइस, और कब तक ट्रेड करते हैं, दोनों के प्राइस अलाइन ना हो जाए, मिस मिस प्राइसिंग पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। ठीक है। तो नेक्स्ट है, लेट अस अंडरस्टैंड इंटायर कॉन्सेप्ट। तो प्राइस क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ कैरी में क्या चीज ऐड होती है कि फ्यूचर प्राइस जो डिसाइड होता है, मान लीजिए आपको कोई असेट्स खरीदना है फ्यूचर में। ठीक है, एक होता है सिंथेटिक फॉरवर्ड और या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है। तो स्पॉट प्राइस, पहली चीज स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, और उस असेट्स को कंटिन्यू फ्यूचर डेट तक रखते हो तो उसको रखने के भी कुछ चार्जेस रहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैरी। ठीक है, वो इक्विवेलेंट होता है प्रेजेंट प्राइस ऑफ फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फ्यूचर प्राइस इक्विवेलेंट होता है स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग अ सिंथेटिक फ्यूचर पोजीशन इज द फेयर प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आप सिंथेटिक फ्यूचर बनाइए, मींस स्पॉट प्राइस प्लस उसको कैरी करने का जो चार्जेस लगेगा, यानी कि कॉस्ट लगेगा नेक्स्ट फ्यूचर डेट तक। ठीक है, वो होता है सिंथेटिक फ्यूचर पोजीशन। फेयर प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग व्हेन द सम ऑफ स्पॉट प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ कैरिंग द असेट्स अंटिल डिलीवरी। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है, और उसमें कोई भी चार्ज हो सकता है, वेयर हाउस चार्ज, इंश्योरेंस, फिनेंशियल कॉस्ट, है ना। फ्यूचर्स में क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट्स में क्या होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कस्टोडियल चार्ज, ये सब। लेकिन कमोडिटीज में वेयर हाउस, इंश्योरेंस चार्ज। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है कि गोल्ड का प्राइस कैश में चल रहा है 62,130,
तो उसको फिनेंस करना, आप उतने पैसे उधार ले लो, उसको स्टोरेज इंश्योरेंस, उसको मिला के 6 to 130, टोटल 100 रुपीज आपका ये कॉस्ट पड़ रहा है। तो 3 मंथ के बाद का फ्यूचर प्राइस कितना हो रहा है? 62 230, 62230। ये जस्ट एक अपन एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं। ठीक है। अब अपने को दिख रहा है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में उसका प्राइस चल रहा है 62 280, मीन्स जो एग्जैक्ट प्राइस होना चाहिए उससे डिफरेंट चल रहा है। तो यहां पे आर्बिट्राजर क्या करते हैं? आर्बिट्राजर सेल कर देते हैं 3 मंथ के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और बाय कर लेते हैं गोल्ड को। तो उनको जो 50 रुपीज का डिफरेंस है वो उनका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है। ये मिस प्राइसिंग की बात है। ठीक है। ये डिटेल में आप समझ लोगे एक बार, आपको लाइफ टाइम कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है। तो उस उनको क्या प्रॉफिट हो गया? 50 रुपीज का। फ्यूचर प्राइस क्या चल रहा है? 62280। और अपन ने प्राइस निकाला, एक्सपेक्टेड क्या आ रहा है 3 मंथ का? 62230। तो 50 रुपीज का डिफरेंस है। तो क्या करा आपने? कैश में बाय किया और फ्यूचर में उसे सेल कर दिया। ठीक है। बिना मेहनत के बढ़िया 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। तो मिस प्राइसिंग होती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग कैश मार्केट में बाय करते हैं और सेल करते हैं फ्यूचर में। तो क्या होता है? अप डाउन होते रहता है। तो क्या होता है? दोनों के जो प्राइस का जो डिफरेंस है, जो मिस प्राइसिंग है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है। आप देखिए, एक क्वेश्चन आता है, कैश एंड कैरी क्या किसे कहते हैं और रिवर्स कैश एंड कैरी। अगर फ्यूचर प्राइस ज्यादा है फेयर फ्यूचर प्राइस से, तो उसे बोलते हैं कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। ठीक है। अगर फ्यूचर प्राइस कम है फेयर फ्यूचर प्राइस से, तो उसे बोलते हैं रिवर्स कैश एंड कैरी। ठीक है। फ्यूचर प्राइस कम है स्पॉट प्राइस से, यानी कि आज जो प्राइस चल रहा है, अगर अपन फेयर फ्यूचर प्राइस निकाल रहे हैं उससे कम है, तो उसे रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज कहते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड नो आर्बिट्राज बाउंड। कॉस्ट कंपोनेंट क्या होता है? फ्यूचर ट्रांजेक्शन में आपको मार्जिन देनी पड़ती है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट या कमीशन देना पड़ता है, टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। ठीक है। और क्रिएट डिस्टॉर्शन एंड मूव द मार्केट अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो इन दिस केस कॉस्ट कंपोनेंट क्रिएट नो आर्बिट्राज बाउंड इन मार्केट। ठीक है। तो फ्यूचर प्राइस जो होता है वो फेयर फ्यूचर प्राइस के यानी कि विथ इन होना चाहिए। आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी वहां पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर थोड़े समय के लिए ऐसा होता है तो आर्बिट्राज ट्रिगर हो जाता है। ठीक है। तो नो आर्बिट्राज बाउंड होना चाहिए, कोई आर्बिट्राज का अवसर नहीं मिलना चाहिए। तो नो आर्बिट्राज बाउंड और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो कोई भी कंपोनेंट ऑफ कैरिंग कॉस्ट और कंट्रीब्यूट टुवर्ड वाइडनिंग ऑफ नो आर्बिट्राज बाउंड। तो वी शुड अप्रिशिएट द वाइडर द नॉन आर्बिट्राज बाउंड फर्दर द मार्केट आर फ्रॉम इक्विलिब्रियम। ठीक है। जो मार्केट इफिशियंट होता है, डिफरेंट कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इन मार्केट शुड बी लो एज पॉसिबल। तो इफिशियंट मार्केट में ऐसा नहीं मिलता, वापस उसी चीज को बताई गई है। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है कि इससे क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन अगर अपन समझ लें तो हो सकता है प्रैक्टिकली अपने को कहीं काम है। तो फेयर फ्यूचर प्राइस का फॉर्मूला क्या है? स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस इनफ्लो। इनफ्लो किस टाइप से होता है? डिविडेंड मिल गया आपको, इंटरेस्ट मिल गया डेप्ट में। ठीक है। होल्डिंग पीरियड तक, तो वो इनफ्लो होता है। जैसे मैंने कैश में कोई शेयर खरीदा, वो डिविडेंड मुझे दिया। ठीक है। या मैंने डेप्ट इंस्ट्रूमेंट खरीदा, उसमें मुझे इंटरेस्ट मिल गया। तो फेयर फ्यूचर प्राइस रियल में होता है स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी, और जो इनफ्लो है वो डिविडेंड या इंटरेस्ट के रूप में आएगा। तो ये भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर देखा जाए तो F = S, ठीक है, ब्रैकेट में 1 + R - Q⁻T। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ अजम्पशंस भी लेने पड़ते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल में। ठीक है। मीन्स द दिस अंडरलाइंग असेट्स अवेलेबल है कैश मार्केट, ऑलवेज अवेलेबल हो। डिमांड एंड सप्लाई जो है अंडरलाइंग असेट्स की वो सीजनल नहीं होनी चाहिए। और होल्डिंग और मेंटेन करना अंडरलाइंग असेट्स को इजिली और फिजिबल हो। और द अंडरलाइन कैन बी सोल्ड शॉर्ट, यानी कि आप उसके शॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक है। और देयर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, नो टैक्स, नो मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ये कुछ अजम्पशंस लेना पड़ता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हो। ठीक है।
इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द assumption that underlying asset is available in evidence in the cash market that we can buy or sell as many as unit। ठीक है, जितना चाहो उतना बाय कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन हो। सीजनल नहीं होना चाहिए कि सीजन आया है तो उसकी डिमांड बढ़ी हुई। द प्राइस ऑफ सीजनल असेट्स, उन जिनकी डिमांड एंड सप्लाई डिफरेंट होती है, ठीक है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज आता है उस उन चीजों में, ठीक है। और व्हेन न्यू सप्लाई अराइव इन मार्केट प्लेस, प्राइस क्या होता है, फॉल होने लगता है, ठीक है। जहां पे अंडरलाइंग असेट्स को स्टोर नहीं कर सकते या उसको मेंटेन करने में ज्यादा दिक्कत होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ अजम्पशंस है, एकदम सिंपल से, ठीक है। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं वो कन्वीनियंस यील्ड से, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे अपन ने देखा फेयर फ्यूचर प्राइस का क्या है, फॉर्मूला स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस इनफ्लो, ठीक है। तो डिविडेंड या इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है, एज सीन अर्लियर इनफ्लो में बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। सम टाइम इनफ्लो जो होता है इंटेंजिबल भी होता है, ठीक है। जैसे इंटेंजिबल फ्लो, इनफ्लो का मतलब है कि वैल्यू परसीव बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट बाय द होल्डिंग द असेट्स, ठीक है, आपको मजा आ रहा है रखने में, मेंटल कंफर्ट मिल रहा है, ठीक है। जैसे क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर, फ्लड आ गया किसी रीजन में, ठीक है, या आने वाला है, या कुछ ऐसा बहुत बड़ा कोई न्यूज आने वाला है जिससे आप किसी भी कमोडिटीज को ज्यादा टाइम तक स्टोर करके रख रहे हो, यानी कि आपको 10 किलो की जरूरत है तो आप 100 किलो तक भी रख रखे हो अपने पास, तो उससे क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है। जैसे ग्रेन, जैसे ग्रेन वेजिटेबल्स, ठीक है, ग्रेन वेजिटेबल्स, एनर्जी प्रोडक्ट, हीटिंग ऑयल्स, ठीक है। तो क्या होता है, आपको आपने उतना स्टोर कर लिया जितने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, क्राइसिस आने वाला है तो आपने स्टोर तो किया लेकिन आपको उतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे होल्ड करने से जो एक मेंटल कंफर्ट मिलता है, ठीक है, वो कन्वीनियंस फील्ड होता है। या फिर उसके कारण क्या होता है कि वो अंडरलाइंग असेट्स की जो प्राइस है इनडायरेक्टली बढ़ जाती है, ठीक है। कन्वीनियंस फील्ड फॉर कमोडिटीज लाइक टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, ठीक है। देखिए ये इसका टाइम भी होता है, ठीक है। और कन्वीनियंस फील्ड समटाइम मे बी डोमिनेट द कॉस्ट ऑफ कैरी, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, फ्यूचर टू ट्रेड एट डिस्काउंट टू द कैश मार्केट, फ्यूचर का जो प्राइस है वो डिस्काउंट में ट्रेड होता है, ठीक है। रिवर्स आर्बिट्राज पॉसिबल नहीं होता क्योंकि आप कुछ चीजें ऐसी जिसको कैश में सॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो मॉडल है, ये यहां से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिकली समझिएगा। नेक्स्ट जो मॉडल है वो एक्सपेक्टेशन मॉडल ऑफ फ्यूचर प्राइसिंग है। एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस बोलते हैं, इट इज नॉट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइस, बट द बट दैट expected spot and future price which move the market especially in case the when asset cannot be sold short or cannot be stored, ठीक है, जिसे अपन शॉर्ट भी नहीं कर सकते और स्टोर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इट इज आर्ग्यू फ्यूचर प्राइस इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस, मीन्स आने वाले टाइम में कैश का जो कैश में आज ये 100 चल रहा है तो एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकता है ये 150 दिखे, ठीक है। आने वाले टाइम में आपको लगता है कि बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है या तेजी से नीचे भी जा सकता है, तो वो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस है, एक्सपेक्टेशन है आपकी मार्केट से, ठीक है। फ्यूचर कैन बी ट्रेड एट प्रीमियम और डिस्काउंट टू द स्पॉट प्राइस, ठीक है। फ्यूचर प्राइस गिव मार्केट पार्टिसिपेंट इंडिकेशन ऑफ एक्सपेक्टेड डायरेक्शन। आपको फ्यूचर प्राइस से ये समझ में आएगा कि आने वाले टाइम में मार्केट किस डायरेक्शन में या वो शेयर या जो भी कमोडिटीज है वो कहाँ कितने आगे जा सकता है, ठीक है। तो मार्केट पार्टिसिपेट एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्पॉट प्राइस राइज होगा, यानी कि बढ़ेगा, कैश में प्राइस हो सकता है नियर फ्यूचर में बढ़े। तो ऐसे मार्केट को बोलते हैं कॉन्टेंगो मार्केट। ये क्वेश्चन आता है हमेशा कि आपको लग रहा है कि स्पॉट प्राइस, ठीक है, वो बढ़ते जाएगा, नियर फ्यूचर आने वाले 2-3 महीने में इसमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, तो फ्यूचर प्राइस भी उसका आपको हायर मिलेगा। और अगर फ्यूचर प्राइस लोअर देन स्पॉट प्राइस है, मींस मार्केट पार्टिसिपेंट को लग रहा है कि कैश का जो प्राइस है वो हो सकता है कि डाउन भी जाए, तो उसको बैकवर्डेशन मार्केट कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये डिपेंड करता है कि आप कितने सिंसियरली इस चैप्टर 3 को लेते हैं। जितने हाईलाइट मैं कर रहा हूं ये सब चीजें एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है
और आपको आने वाले टाइम में मार्केट में काम भी आएगी। ठीक है। प्राइस डिस्कवरी क्या होता है? कैश एंड कन्वर्जेंस ऑफ कैश एंड फ्यूचर प्राइस ऑन एक्सपायरी। देखो, जो इंडेक्स की जो जैसे निफ्टी या सेंसेक्स है, वो एक्सपायरी वाले दिन कैश में सेटल्ड होता है। ठीक है। लेकिन जो शेयर्स होते हैं, उनकी डिलीवरी लेनी या देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपको डिलीवरी लेनी या देनी पड़ेगी। ठीक है। तो यही चीज है। नेक्स्ट है यूसेज ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर को यूज कैसे करते हैं? हेजर्स क्या करते हैं? हेजर्स में कौन आते हैं? कॉर्पोरेट, इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन, बैंक और गवर्नमेंट, जो यूज करते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट टू हेज और रिड्यूस देयर एक्सपोजर टू मार्केट वेरिएबल। मीन्स क्या आ रहा है, क्या मतलब है इसका? कि जैसे इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से शेयर वैल्यू, बॉन्ड प्राइस, करेंसी एक्सचेंज या कमोडिटी प्राइस के बढ़ने से इंस्टीट्यूशन कॉर्पोरेशंस को क्या होता है, उनके पोर्टफोलियो बहुत बड़े साइज के होते हैं। ठीक है। आप सोच लीजिए कि कितने बड़े साइज के होते हैं कि उनको 1% भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को हेज करके रखते हैं कि उनको ज्यादा प्रॉफिट ना हो, लेकिन ज्यादा बड़ा लॉस भी नहीं होना चाहिए। स्पेक्युलेटर्स कौन होते हैं? जो जिनको लगता है कि वो ज्यादा रिस्क लेके मार्केट में बड़े पैसे बना सकते हैं। ठीक है। ट्रेडर्स क्या होते हैं? जिनको लगता है कि हम बड़ा रिस्क लेके बड़े पैसे बना सकते हैं। तो उनको होता भी है, अगर प्रॉफिट होता है तो बड़ा प्रॉफिट होता है, लॉस होता है तो बड़ा लॉस होता है। ठीक है। तो इनको क्या दिखता है? प्रेडिक्शन दिखता है कि मार्केट आने वाले समय में या स्पेसिफिक जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ऊपर जा सकता है या बहुत नीचे जा सकता है, तो उसके बेस पे वो मार्केट में एंट्री लेते हैं। और क्या है, लीवरेज भी अवेलेबल रहता है, तो वो कम पैसे में बड़ी पोजीशन ले पाते हैं। ठीक है। लेकिन उसके दो पहलू हैं, आपको लॉस भी बड़ा होगा और प्रॉफिट भी बड़ा होगा। ठीक है। थर्ड होते हैं आर्बिट्राज। क्या होता है? मिस प्राइसिंग जो होती है ना मार्केट में, तो ये एंट्री लेते हैं, और जब तक वो मिस प्राइसिंग बनी रहती है तब तक ये मार्केट में बने रहते हैं। ठीक है, उसका फायदा उठाते हैं जब तक उनको मिस प्राइसिंग दिखती है तब तक। तो इनको रिस्क फ्री प्रॉफिट होता है, जो आर्बिट्राजर को प्रॉफिट होता है वो रिस्क फ्री प्रॉफिट होता है। ठीक है। आर्बिट्राजर बोलते हैं उसको। उनको दिख रहा है कि एक मार्केट में कोई चीज सस्ती मिल रही है, एक मार्केट में महंगी मिल रही है। लेकिन आर्बिट्राजर को आपको समझना पड़ेगा डिटेल में, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखो यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कि कोई स्टॉक है जिसका प्राइस चल रहा है 100 रुपीज। ठीक है। अंडरलाइंग असेट का 100, फ्यूचर में क्या चल रहा है? 110। तो आपको क्या दिख रहा है? कैश मार्केट में 100 में चल रहा है, फ्यूचर में कितने में चल रहा है? 10 में, 110 में। तो आप क्या करोगे? कैश में उसको बाय कर लोगे, फ्यूचर में उसे सेल कर लोगे, तो जो डिफरेंस है 10 रुपए का, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा पर लॉट। ठीक है। एक्सपायरी वाले दिन मान लो अंडरलाइंग असेट 108 पे सेटल हुआ। ठीक है, अंडरलाइंग। तो फ्यूचर में आपने सेल किया था, तो आपको प्रॉफिट हुआ 2 रुपए का। कैश में आपने बाय किया था तो प्रॉफिट हुआ 8 रुपए का। तो कितने का टोटल प्रॉफिट हो रहा है? 10 रुपए का। पर लॉट प्रॉफिट 500। ठीक है। सपोज अंडरलाइंग असेट 95 रुपीज में एक्सपायरी हुआ, तो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट हो रहा है 15 में, कैश में 5 रुपीज में, तो भी आपका जो प्रॉफिट है 500 है। मीन्स आपने एज अ आर्बिट्राजर प्राइस को लॉक कर लिया है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट तो दिख रहा है, लेकिन आपने यहाँ के क्या क्या चीजें इग्नोर की, कि आपने ब्रोकरेज भी देना है, सर्विस टैक्स देना है, एसटीटी देना है। ठीक है, इसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको और इसमें एक चीज याद रखना है कि आपको साइमल्टेनियसली बाय करना है और सेल करना है, ऐसा नहीं है। आर्बिट्राजर का मतलब ये होता है कि आर्बिट्राजर का क्या मतलब होता है? आप तुरंत एंट्री लेंगे, जो आपने दो लेग बनाए, चाहे कैश में बाय और फ्यूचर में सेल, या फ्यूचर में बाय कैश में सेल। ठीक है। तो दोनों पोजीशन में एंट्री भी एक साथ लेना है और एग्जिट भी एक साथ लेना है। ठीक है।
और इलिक्विड पोजीशंस में आप नहीं जा सकते। ठीक है। नेक्स्ट है यूसेज ऑफ फ्यूचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो सबसे बड़ा काम है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का वो होता है आपको प्राइस के रिस्क से बचाना, यानी कि आपको रिस्क से बचाने के लिए डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स यूज किया जाता है। तो फर्स्ट दो टाइप के रिस्क होते हैं मार्केट में, एक होता है स्पेसिफिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क, दूसरा होता है मार्केट पार्टिस रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है या स्पेसिफिक रिस्क क्या होता है, इज द कंपोनेंट प्राइस दैट इज यूनिक टू स्पेसिफिक इवेंट टू कंपनी और इंडस्ट्री। मीन्स उस कंपनी में दिक्कत है, स्पेसिफिक रिस्क है, यानी कि उस स्टॉक में दिक्कत है, उस इंडस्ट्री में दिक्कत है, उस कंपनी में दिक्कत है, उसके मैनेजमेंट में दिक्कत है। ठीक है। उनके बाकी कॉम्पिटिटर बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर कंपनी अच्छा नहीं कर रही। अनसिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक का रिस्क होता है कि ओवरऑल मार्केट में प्रॉब्लम। ठीक है। इसे आप डाइवर्सिफाई, अनसिस्टमेटिक रिस्क को आप डाइवर्सिफाई करके रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क में ऐसा नहीं है। ठीक है। आप डाइवर्सिफाई करके इसे रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है। इसमें प्राइस रिस्क होता है, ओवरऑल मार्केट के लिए ये खराब होता है सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है। लेकिन इसको हेज करके आप बच सकते हैं, जिसको बोलते हैं बीटा। बीटा का यूज करके आप अपनी पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी उतार चढ़ाव मार्केट में आने वाली है, तब आप इसे हेज करके बचा सकते हो। जैसे किसी स्टॉक का बीटा 2 है। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया, स्टॉक का बीटा 2 है। इसका मतलब है कि मार्केट अगर 10% गिरेगा तो आपका स्टॉक 20% गिरेगा, और मार्केट अगर 10% चढ़ता है तो आपका स्टॉक भी 20% चढ़ेगा। तो जिसका बीटा 1 से ज्यादा होता है उसको एग्रेसिव बोलते हैं, एग्रेसिव स्टॉक, और जिसका बीटा 1 से कम है उसको कंजर्वेटिव बोलते हैं। ठीक है। सपोज आपके पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक्स हैं जिसका बीटा है 0.5, 1.1, 1.3 एंड 0.9, वेटेज है इतना। तो टोटल बीटा आपका पोर्टफोलियो का आ गया 0.87। ठीक है। 0.87 आया। अब देखो, सिंपल यहां पे देख लिया आपने। जैसे आपको किसी स्टॉक के अगेंस्ट किसी को हेज करना है, मान लो एचडीएफसी बैंक का है, उसका बीटा 1 है। ठीक है। तो अगर आपको उसको हेज करना है तो एचडीएफसी का फ्यूचर आप बाय या सेल कर लेंगे तो आपकी हेजिंग हो जाएगी, क्योंकि 1:1 में। लेकिन पोर्टफोलियो जिसमें आपके 10 या 20 स्टॉक्स हैं, उसके लिए क्या है, तो ये फॉर्मूला है। जैसे 10 या 20 स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में, अब उसको हेजिंग करना है। ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने इंडेक्स के लगेंगे जिससे मेरा पोर्टफोलियो सेफ रहे, सिक्योर रहे। ठीक है। यानी कि ज्यादा मुझे लॉस ना हो। ठीक। तो ये बीटा का यूज होता है। इसका जो डिटेल में कैलकुलेशन है वो आने वाले चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। बीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। मार्केट रिस्क में को जो मेजर किया जाता है सिस्टमेटिक रिस्क या मार्केट रिस्क, उसको जो हेज करने के लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बीटा का यूज हमेशा होता है। ठीक है। ये जो मैंने हाईलाइट किया, यहां से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है। अब देखो, हेजिंग में भी टर्म्स है, लॉन्ग हेज। ठीक है। लॉन्ग हेज का मतलब है कि वी हैज अवर पोजीशन इन कैश मार्केट, अपन जा रहे हैं लॉन्ग कर रहे हैं फ्यूचर में। ठीक है। तो ये लॉन्ग हेज होता है। कि देखो, इसका एग्जांपल है, इससे समझना कि लॉन्ग हेज कैसे है। कि अपने को लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में, ठीक है, हमको कुछ पैसे मिलने वाले हैं, नेक्स्ट 1-2 मंथ में अपने को बहुत अच्छे पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है। तो वांट टू इन्वेस्ट द सेम अमाउंट इन इन द सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है। सेम मैं चाह रहा हूं कि मैं सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करूं, लेकिन अभी मुझे नहीं पता है कि मैं कौन सी कंपनी में खरीदूंगा या किस में करूंगा, कहाँ पे करूंगा। तो मुझे ये पता है कि मार्केट आने वाले कुछ समय में बढ़ने वाला है। ठीक है। तो मुझे रिस्क होगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंडेक्स को बाय कर लिया, फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर को। ठीक है। जब मैं रिसीव किया मनी, तो उसे मैं कैश मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, और साइमल्टेनियसली मैं अपने इंडेक्स फ्यूचर की जो पोजीशन है उसको अनवाइंड कर दिया। इसका क्या मतलब है कि मैंने जो अपना जो सिक्योरिटी एक्वायर करने वाला हूं,
और उससे मुझे जो लॉस होने वाला, क्योंकि मुझे आज जो सिक्योरिटी मिलने वाली है वो हो सकता है 2-3 महीने बाद और महंगे में मिले। ठीक है। या तो पार्शली या फुल्ली कंपनसेट हो गया। अगर शेयर बढ़ा है तो इंडेक्स भी बढ़ा होगा। ठीक है, तो पार्शली या फुल्ली कंपनसेटेड हो गया, तो इसे लॉन्ग हेज बोलते हैं। सेम होता है शॉर्ट हेज। मैं मार्केट में शॉर्ट कर रहा हूँ। क्यों? मेरे पास पोर्टफोलियो है बहुत बड़ा, और मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट नियर फ्यूचर में उसे सेल करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है। तो ये क्या हुआ, अगर मार्केट फॉल हो गया तो मेरे को लॉस ज्यादा हो जाएगा, तो मैं अपनी फोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इंडेक्स को शॉर्ट कर लिया। तो जो भी लॉस मेरा कैश मार्केट में होगा, वो इंडेक्स के पार्सली या फुली कंपनसेटेड प्रॉफिट से वो कंपनसेट हो जाएगा। ठीक है। देखो ये तो आता ही है। क्रॉस हेज से क्वेश्चन आया था जब मैं एग्जाम दिया था। क्रॉस हेज का मतलब है कि वो असेट्स फ्यूचर में अवेलेबल नहीं है, कोई स्टॉक है या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो फ्यूचर में अवेलेबल नहीं है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो मैं क्या किया, उससे क्लोजली एसोसिएट जो अंडरलाइंग है उसको मैंने हेज कर लिया, या बाय या सेल किया। तो उसे क्रॉस हेजिंग कहते हैं। उसका एग्जांपल है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन जेट फ्यूल अवेलेबल नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल, हीटिंग ऑयल या गैसोलीन। तो मैंने जेट फ्यूल को हैज करने के लिए इन तीनों प्रोडक्ट में से कोई एक चूज किया और मैंने अपनी पोजीशन हैज कर ली। ठीक है। हैजिंग मंथ क्या होता है, जिस मंथ मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी उस मंथ का कॉन्ट्रैक्ट को मैं बाय या सेल किया। ठीक है, मान लो 2 महीने बाद पैसे की जरूरत है, तो या 2 महीने बाद मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो 2 महीने बाद का जो एक्सपायरी होगा वो मेरा हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट मंथ होगा। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेडिंग इन फ्यूचर मार्केट। तो बहुत इजी है। ट्रेडिंग मीन्स हमको प्रॉफिट बहुत बड़ा दिख रहा है, या हमने बहुत प्रेडिक्शन, बहुत मेहनत की, और हमको मार्केट में लग रहा है कि बहुत पैसे बनने वाले हैं, तो अपन कूद गए मार्केट में। ठीक है। और लीवरेज भी बहुत अच्छा मिला। अगर हमारे अनुसार मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया तो हमको प्रॉफिट भी बड़ा होगा, और हमारे अनुसार नहीं भी गया तो अपने को लॉस भी बड़ा होगा। ठीक है। तो ये जो ट्रेडर्स होते हैं ना, डेली ट्रेड नहीं करते, उनको जब दिखता है कि मार्केट में बहुत पैसे बनने वाले हैं तब वो ट्रेड करते हैं। ठीक है, हमारे टाइप नहीं कि सुबह उठे और बस शुरू हो गए। ठीक है। आर्बिट्राज आपको पता ही होगा, आर्बिट्राज अपने अभी अभी जस्ट अपन ने देखा था। जो भी मिस प्राइसिंग है, ठीक है, मिस प्राइसिंग में आर्बिट्राजर एक्टिव हो जाते हैं। जहां उन्हें सस्ता दिखा वहां पे वो बाय करते हैं, जहां पे उनको महंगा दिखा वहां सेल। एक मार्केट में सस्ती चीज खरीद के दूसरे महंगी मार्केट में उन्होंने सेल कर दी। तो ये आर्बिट्राज है। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देखो आर्बिट्राज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला, आर्बिट्राज 3 टाइप के होते हैं। एक होता है कैश एंड कैरी। ठीक है, कैश एंड कैरी आर्बिट्राज होता है लॉन्ग पोजीशन इन कैश एंड शॉर्ट पोजीशन इन फ्यूचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स कैश एंड कैरी में लॉन्ग पोजीशन इन फ्यूचर एंड शॉर्ट पोजीशन इन अंडरलाइंग कैश और मार्केट। इंटर एक्सचेंज में टू पोजीशन ऑफ सेम कॉन्ट्रैक्ट इन डिफरेंट मार्केट, यानी कि दो एक्सचेंज में अपन ने पोजीशन ली है अपनी। ठीक है। फेयर फ्यूचर प्राइस अभी अपन ने जस्ट देखा था। इंटर मार्केट आर्बिट्राज में कि जो चीज, मान लीजिए एनएससी में एक चीज को बाय कर रहे हैं, बीएससी में सेल कर रहे हैं, बीएससी में बाय कर रहे हैं, एनएससी में सेल कर रहे हैं, तो ये इंटर मार्केट हो, सिंपल। ठीक है। लेकिन आर्बिट्राज में हमेशा याद रखना, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन और अदर इंसिडेंटल कॉस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। ऑल क्लियर? एनी क्वेश्चंस? आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछो।